तो स्टूडेंट्स, टुडेज और टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन का उद्विकास। आज हम आर्थिक जीवन के उद्विकास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम व्यक्ति के उद्विकास की जो अवस्थाएं हैं विभिन्न, उनके बारे में हमने पढ़ा था, और इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर में जो इफेक्ट्स थे उनके बारे में पढ़ा था। उससे आगे जो स्टेप हमारा इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन का उद्विकास कैसे हुआ, किस तरह से इस उद्विकास के जो स्टेप्स हैं स्टेप बाय स्टेप इसने अपने आप को डेवलप किया है। इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन इन 4 लेवल्स, जो मानव की आर्थिक जीवन है, आर्थिक जीवन का जो उद्विकास है उसे 4 लेवल में बांट करके, डिवाइड करके समझाने का प्रयास किया गया है। वे 4 लेवल, जो 4 लेवल्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग स्टेज, शिकार करने व भोजन एकत्रित करने की अवस्था। मानव आर्थिक जीवन के प्रारंभिक स्तर यानी कि जो प्राइमरी स्टेज थी ह्यूमन की इकोनॉमिक लाइफ की, उसमें उसने हंटिंग, शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना, ये दोनों चीज़ें उसने सीखी थी। मछली मारकर जंगलों से कंदमूल, फल, पत्ते, शाक, सब्जियां, जड़, छाले आदि को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करता था। पेट भरने के लिए वह भोजन की तलाश में अलग अलग स्थानों पर भटकता रहता था। मूव ऑन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और यह जीवन सामाजिक वह आर्थिक दृष्टि से, और अगर इस लाइफ को हम इन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन था, अनिश्चित था, इसमें कोई निश्चितता नहीं थी। दैट मीन्स जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव ऑन करता रहता था, उस वजह से इसमें सर्टेनिटी नहीं थी। नंबर 2, पेस्ट्रोल स्टेज। पेस्ट्रोल स्टेज चरागाह स्तर। चरागाह स्तर, मानव ने जब देखा कि पशुओं को मारने की बजाय यदि उनका पालन पोषण किया जाए तो वह जीवन यापन के लिए बहुत अच्छे साधन प्राप्त हमें प्रदान कर सकते हैं। यानी कि पहले हंटिंग करता था, वो शिकार करता था जानवरों का, उसके बाद रियलाइज़ किया ह्यूमन ने कि अगर हम इन एनिमल्स को मारने की बजाय इनका पालन पोषण करें, इनकी देखभाल करें, इन्हें खाना पीना दें, तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं और हमारे जीवन यापन में एक अच्छा साधन ये साबित हो सकते हैं। इसलिए उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। वह पशुओं से जो दूध प्राप्त होता था, मांस, खाल, बाल, ऊन और हड्डियाँ, उनसे विभिन्न तरीके से अपना जीवन यापन करता था। पशुओं से वह बोझा ढोने व सवारी का काम करने का भी जो है कार्य करने लगा था। मानव के जीवन में इस समय कुछ स्थिरता आई, स्टेबिलिटी आई, क्योंकि जब तक एक स्थान पर चारे व पानी की व्यवस्था होती वह वहीं पर रहता था। घास समाप्त होने पर वह दूसरी जगह चला जाता था। पेस्ट्रोल चारागाह स्तर, यानी इसमें हमें बताया कि ह्यूमन ने किस तरह से जानवरों को मारने की बजाय उन्हें यूटिलाइज़ करना शुरू किया और डिफरेंट वे में उसने अपनी लाइफ में उनका यूज़ करना शुरू कर दिया, और एक स्टेबिलिटी उसकी लाइफ में आ गई थी, क्योंकि पशुओं को वो एक जगह रखता था जहाँ लगता था कि पशुओं के खाने की व्यवस्था यहाँ पर है। वो कुछ समय तक वहाँ पर रहता था। जब वहाँ पे वो जो उनके मीन्स थे, साधन थे, वो समाप्त हो जाते थे तो वो दूसरी जगह चला जाता था जहाँ पे उसके पशुओं की खाने की व्यवस्था हो सके। द थर्ड इज़ एग्रीकल्चर स्टेज, कृषि अवस्था। इस अवस्था में मानव ने बीज बोकर पेड़ उगाना व कृषि कार्य का प्रारंभ कर दिया, यानी कि बीज से पेड़ उगाना और खेती का काम जो करना था वो स्टार्ट कर दिया था उसने। वो फल, फूल और सब्जियां पैदा करने व बाग लगाने लग गया था। तरह तरह के जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें उसने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने शुरू कर दिए। अच्छे रिजल्ट, परिणाम उसे प्राप्त हो रहे थे। खेती के लिए एक स्थान पर लंबे समय तक रुकना पड़ता था, इसलिए इस समय मानव के जीवन में एक स्टेबिलिटी, कन्फर्म स्टेबिलिटी, शॉर्ट स्टेबिलिटी, स्थिरता आ गई थी, और वह झोपड़े तथा गांव बनाकर रहने लगे थे। भूमि को संपत्ति माना गया, प्रॉपर्टी का रूप दिया गया प्रॉपर्टी को, कि भाई ये प्रॉपर्टी, ये का जो लैंड है ये मेरी है, इस पर मैं खेती करता हूँ, इससे जो प्राप्त होगा, इसमें मेहनत मैं कर रहा हूँ, वो जो सामान है वो मेरा होगा। और इस समय वस्तु विनिमय की जो प्रथा थी, वस्तु विनिमय यानी कि जो एक्सचेंज का सिस्टम था, यानी कि एक व्यक्ति के पास चावल है तो वो दूसरे व्यक्ति को जो है उसे गेहूँ की ज़रूरत है तो वो चावल और गेहूँ का आदान प्रदान एक दूसरे से कर लेते थे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल स्टेज, औद्योगिक स्तर। इस युग में मानव ने मशीनों और विज्ञान के सहारे उत्पादन के अनेक यंत्रों का, यानी कि इस समय में मनुष्य जो है काफ़ी डेवलप हो चुका था, उसका विकास हो चुका था बहुत ज़्यादा, और वो मशीनों का यूज़ ऑफ मशीनरीज, यूज़ ऑफ साइंस, बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस, इंस्ट्रूमेंट्स उसने कर लिए थे। उत्पादन में मानव या पशु शक्ति के स्थान पर, यानी कि जहाँ पहले वो प्रोडक्शन में ह्यूमन पावर, एनिमल पावर को यूज़ करता था, उसको जो रिप्लेस कर दिया था उसने जड़ शक्ति ये इसमें आ गया था। आपका जो पावर थी इसमें कोयला है, पेट्रोल है, बिजली है, इन सब का यूज़ करने लगा था, वो मशीनरीज यूज़ होने
लगी और उत्पादन जो था, प्रोडक्शन इससे काफ़ी बड़े लेवल पर हो गया, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियों की नींव रखी गई, लोगों ने नए नए बिजनेस शुरू कर दिए और इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो भी काफ़ी बढ़ गया था। लोग एक दूसरे को इकोनॉमिक सपोर्ट जो है वो करने लग गए थे। तो ये जो इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, व्यक्ति का जो आर्थिक जीवन का विकास है, इन 4 स्टेप से कैसे होकर के उसने अपने आप को डेवलप किया, इसके द्वारा यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। इवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन। इसके बाद हम देखते हैं कला और धर्म का उद्विकास, कला का उद्विकास और धर्म का उद्विकास। अब कला और धर्म का जो उद्विकास है वो किस तरह से हुआ, कैसे, किन किन चीज़ों का जो इस डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ फैमिली लाइफ वो हमारा बाद में आएगा। इवोल्यूशन ऑफ फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन का उद्विकास। सबसे पहले इसमें इसे भी 5 स्टेज में यहाँ पे बताया गया है। कॉन्सैंग्विन फैमिली, कुनलेमन फैमिली, सिंडाजिमन फैमिली, मोनोगेमस फैमिली, पेट्रिचल फैमिली। 5 स्टेज। फर्स्ट जो यहाँ पे बताया है ये हमारा कॉन्सैंग्विन फैमिली है, यानी कि समरक्त परिवार। प्रारंभिक अवस्था, जो प्राइमरी स्टेज थी, इसमें जो सेक्स रिलेशन इस्टेब्लिश किए जाते थे उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, कोई स्टेबिलिटी उसमें नहीं थी। यहाँ तक कि बेसिकली जब जो है किसी तरह के किसी रिलेशन को उसमें पहचाना नहीं जाता था। सिस्टर एंड ब्रदर का जो है ये रिलेशन भी हमें देखने को मिल जाता था। नेक्स्ट है हमारा कुनलेमन फैमिली। इस कुनलेमन फैमिली को समूह परिवार, ग्रुप फैमिली का भी इसमें रूप दिया गया। इस तरह के परिवार में एक परिवार के सभी भाई और के विवाह जो हैं वो दूसरे परिवार की सभी बहनों से हो जाते थे और इसमें प्रत्येक व्यक्ति सभी स्त्रियों का जो है पति होता था और इस तरह के जो है इस रिलेशन, इसमें भी कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। सिंडामेसियन फैमिली, इस तरह के परिवार में एक व्यक्ति का विवाह एक स्त्री से, यानी कि 1 मेल मैरिज टू 1 फीमेल, लेकिन वो परिवार में विवाहित जो स्त्रियां थी वो सभी से, जितनी भी अदर उसके अलावा जो उसकी वाइफ थी, उसके अलावा भी जो फैमिली में जो फीमेल्स होती थी उस टाइम, उसके जो रिलेशन है उसके साथ भी देखने को मिलते थे। मोनोगेमस फैमिली, पितृसत्तात्मक परिवार। इस अवस्था में परिवार पर पुरुष का अधिकार था, पुरुष की सत्ता इसमें देखने को मिलती थी और एक से अधिक पत्नियां वो रख सकता था। स्त्री की तुलना में उसके ज़्यादा अधिकार उसमें थे। पेट्रिचल फैमिली था ये हमारा। अब मोनोगेमस फैमिली हमारा है एक विवाही परिवार। उद्विकासीय क्रम में यह अंतिम स्तर था और जो वर्तमान में अधिकांश समाजों में चल रहा है, इसमें एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री के साथ एक ही फीमेल, यानी कि 1 फीमेल 1 मेल का ही जो है रिलेशन इस समय में देखने को मिल सकता है। ये रूल रेगुलेशन इसमें है। इवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड रिलीजन, ठीक है। अब कला का उद्विकास और धर्म का उद्विकास हम देखते हैं। H.C. Haydn has considered the evolution of art from a natural to symbolic and geometric. जो H.C. Haydn थे उन्होंने कला का उद्विकास और जो है इसमें एक नेचुरल फॉर्म में, प्राकृतिक तरीके से उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की है। और प्राकृतिक, इसमें इन्होंने जो कला का उद्विकास हुआ उन्होंने प्राकृतिक, प्रकृतियात्मक और ज्यामितिक स्तर से माना है। 3 स्तरों में इन्होंने कला का विकास देखा। एक प्राकृतिक स्तर में परिवर्तन, प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक चेंज और जियोमेट्रिक, ज्यामितीय पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 पॉइंट ऑफ व्यू में इन द बिगिनिंग ह्यूमन यूज्ड टू डिपाइट नेचुरल सीन एज इट इज़। शुरुआत में क्या होता था, मानव प्राकृतिक दृश्यों को जो का तो नेचुरली जैसे वो होते थे ऐसा ही उन्हें रिप्रेजेंट करता था फ्रंट ऑफ सोसाइटी। फिर उसने किसका यूज़ करना शुरू कर दिया, ही देन पेंटेड ऑब्जेक्ट थ्रू सिम्बल्स। फिर वो प्रतीकों के द्वारा कंडीशन को, सिचुएशन को समझाने का प्रयत्न करने लगा। एंड देन एग्जिबिटेड आर्ट थ्रू सिम्बल्स एंड देन एग्जिबिटेड आर्ट थ्रू लाइन ड्राइंग। और उसके बाद उसने लाइन ड्राइंग के द्वारा चीज़ों को समझाने का, प्रदर्शित करने का सिलसिला शुरू किया। यानी कि आप जो है आर्ट का 3 उसमें बताया इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचुरल, सिंबॉलिक, ज्योमेट्रिक। पहले नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जैसी हैं वैसी शो ऑफ करी जा रही हैं, फिर सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक तौर पर उसने समझाया, फिर ज्योमेट्रिक तौर पर उसने समझाया। टर्लर हैज़ कंसीडर्ड द इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन इज़ मोनोथिज्म फ्रॉम पॉलीथिज्म। जो टायलर थे, टॉलर ने धर्म का उद्विकास बहुदेववाद से एक देववाद की ओर माना है। पॉलीथिज्म यानी कि बहुदेववाद
और मोनोथेमस यानी कि एक देववाद। इन द बिगिनिंग ह्यूमन इमेजिन द गॉड बिहाइंड ईच नेचुरल फोर्स। शुरुआत में क्या मानव ये समझता था कि जो भी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उसके पीछे ईश्वर होता है। दिस गेव बर्थ टू पॉलीथिज्म। और इसी जो धारणा थी कि ईश्वर प्रत्येक प्राकृतिक शक्ति के पीछे है, बहुदेववाद का जन्म हुआ था। दिस लेड टू द वर्शिप ऑफ मैनी गॉड एंड टूडे द बिलीफ इज प्रिवलेंट दैट गॉड इज़ वन एंड हिज नेम एंड फॉर्म इज डिफरेंट। और इस सोच ने जो है विभिन्न ईश्वरों को, यानी कि समाज में अलग अलग ईश्वरों की, भगवानों की अलग अलग ईश्वरों की पूजा की जाती थी। लेकिन आज जो है, आज मनुष्य का ये विश्वास है कि गॉड इज़ वन, ईश्वर एक है, एंड हिज नेम, और उसके नाम और उसके आकार समाज में अलग अलग है। इस चीज़ को जो है समाज में फॉलो किया जाता है। तो यह जो हमारा एवोल्यूशन डिफरेंट एरियाज़ में था, हमारा सोसाइटी और कल्चर में था, वो हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ थी, उसके बाद फैमिली लाइफ थी, और अब आर्ट और रिलीजन पे किस तरह से उद्विकास हमें देखने को मिला, ये हम समझाने का प्रयास किया। ये टॉपिक अब हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद हम क्रिटिज़म ऑफ एवोल्यूशन, उद्विकास की आलोचना के बारे में पढ़ेंगे।